से सबको सर में 4 पेयर साइनसेस है, टोटल 8 साइनसेस। अब ये पिक्चर देखिए, ये पहला वाला साइनस एक पैर, ये दूसरा वाला साइनस, और आंख के पास में ये तीसरा वाला साइनस, और सबसे लास्ट वाला ये चौथा वाला साइनस। 4 पेयर साइनसेस है। अगर जो ये साइनसेस में इन्फेक्शन है और इन्फ्लेमेशन है, वो हुआ साइनसाइटिस। और पेशेंट का कंप्लेन 3 महीने से ज़्यादा, साइनस रिलेटेड कंप्लेन जो भी है वो 3 महीने से ज़्यादा है तो वो क्रॉनिक राइनोसाइनस, और 3 महीने से कम कंप्लेन है तो एक्यूट राइनोसाइनसाइटिस। ये साइनसाइटिस जो है 3 कॉमन वजह है। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है, दूसरा फंगल, और तीसरा ग्रैनुलोमेटस डिजीज। और ये जो वीडियो में जो है हम सिर्फ बैक्टीरियल साइनसाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। पेशेंट का कंप्लेन जो है वो बताएंगे कि 3 महीने से ज़्यादा नाक बंद है और नाक से पीप निकल रहा है, पस निकल रहा है, और ये कभी कभी ये पस जो है नाक के पीछे से ड्रिप होता लगेगा उनको, और ऐसा लगा कि गले के अंदर कुछ है, और खारिश ज़्यादा है, और साथ में खांसी हो सकता है, और फेस का पेन हो सकता है, और हेडेक भी हो सकता है। ये है कॉमन कंप्लेंट्स। तो एग्जामिन करने के लिए नाक के अंदर कैमरा डाल के देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ये पिक्चर है, ये एक्चुअल फोटोग्राफ है। तो नाक के अंदर कैमरा डाल के देखेंगे तो उसमें पस आता हुआ दिखेगा, जैसे ऐसा ये पिक्चर में है। तो इन्वेस्टिगेशन जो है टेस्ट करने के लिए नॉर्मल ब्लड टेस्ट करेंगे, तो एक्यूट इन्फेक्शन साथ साथ में है तो उसमें बैक्टीरियल है कि वायरल है, क्या है पता चलने का चांसेस है। और साथ साथ में सी रिएक्टिव बोल के एक ब्लड टेस्ट है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर है वो, उसमें से भी पता चलेगा कि इन्फेक्शन ज़्यादा है कि नहीं। अगर जो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एक कारण एलर्जी है तो एब्सोल्यूट इओसिनोफिलिक काउंट ब्लड टेस्ट करेंगे तो इओसिनोफिलिक काउंट ज़्यादा रहेगा। ऐसा पेशेंट्स में स्किन टेस्ट करके भी देख सकते हैं, और नहीं तो ब्लड टेस्ट करके देख सकते हैं। वो सिर्फ एलर्जी क्रॉनिक लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है तो, और सीवियर एलर्जी है तो। और नाक में से एक टिश्यू बायोप्सी ले सकते हैं, उसमें से ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन मिलने का चांस है। अगर जो ये साइनस में एग्जामिन करने के टाइम में नाक में गोश है, मतलब पॉलिप्स है, तो पॉलिप्स भी टिश्यू बायोप्सी के लिए भेज सकते हैं। तो साइनसाइटिस जो क्रॉनिक राइनोसाइनसाइटिस जो है वो 2 तरह का है। एक पॉलिप, विदाउट पॉलिप, और गोश्त नहीं बढ़ेगा, नॉर्मल रहेगा, सिर्फ पीप दिखेगा। और दूसरा वैरायटी जो है तो नाक में पॉलिप्स रहेगा। अभी साथ साथ में जैसे आप पिक्चर में देखे थे, उस नाक के अंदर जब कैमरा डाल के देखेंगे उसमें पस अगर कुछ है तो वो पस निकाल के टेस्ट के लिए भेजेंगे, तो कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट होके कौन सा एंटीबायोटिक, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ये भी पता कर सकते हैं। और विटामिन डी ब्लड में कितना लेवल है ये देखना भी मस्ट है। अभी इतना होने के बाद साइनस का इन्वॉल्वमेंट कितना है देखने के लिए सीटी स्कैन लेंगे तो बेहतर है। दो फर्स्ट विजिट में अब जब नाक में कैमरा डाल के देखेंगे तो उसमें पस है तो सीटी स्कैन वो टाइम में नहीं करेंगे। फुल मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद तकरीबन 2-3 हफ्ते के बाद, उसके बाद ही सीटी स्कैन करेंगे। तो वो सीटी स्कैन में अगर जो प्रॉब्लम है और भी प्रॉब्लम है तो सर्जरी के लिए एडवाइस करेंगे, मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ तो फुल कोर्स एंटीबायोटिक को, फुल कोर्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद ही सीटी स्कैन लेंगे। तो हम देखेंगे कि मेडिकल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। एक है कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक जो है वो 2 से 3 हफ्ते का फुल कोर्स एंटीबायोटिक लेना चाहिए, स्पेशली खाने के बाद। साथ साथ में आपको नेसल वॉश चाहिए नाक क्लीन करने के लिए।
तो ये नेसल वॉश के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरा खुद का वीडियो डॉक्टर जाकिर हुसैन ENT नेसल वॉश बोल के यूट्यूब में टाइप करें तो आपको सिर्फ नेसल वॉश के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। नेसल वॉश जो है ये इसके अंदर जो भी सोल्यूशन है उसके अंदर पानी के साथ नमक रहेगा और बेकिंग सोडा रहेगा। इसके साथ में ऐसा भी ले सकते हैं, इसके साथ में थोड़ा बीटाडिन भी डालेंगे, 5 से 10 ml बीटाडिन भी डालेंगे तो बेहतर है। और उसके साथ में स्टीरॉयड नेसल स्प्रे, दोनों बीटाडिन और स्टीरॉयड नेसल स्प्रे मिला के मत डालना, बीटाडिन डाल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ स्टीरॉयड नेसल स्प्रे 4-5 बार इसमें पफ करके छोड़ेंगे, ये मिक्स करके भी नाक क्लीन कर सकते हैं। तो ये हुआ नेसल वॉश के बारे में। और साथ साथ में अगर जो ये नेसल स्प्रे इसमें मिक्स नहीं कर रहे हैं तो सेपरेट से आपको नेसल स्प्रे लेना पड़ेगा। नेसल स्प्रे जो है आपको 2 बार लेना है, 2 पफ ये साइड में और 2 पफ दूसरा साइड में, रात में 1 बार, दिन में 1 बार, जब तक आप सर्जन ENT डॉक्टर बता रहे हैं तब तक आपको कंटिन्यू करना है। शायद आपको ऑपरेशन करेंगे तो उसके बाद भी चाहिए, जब तक वो बताएंगे तब तक कंटिन्यू करना। आपको सिर्फ नेसल स्प्रे के बारे में पता करना है तो मेरा खुद का वीडियो डॉक्टर जाकिर हुसैन ENT नेसल स्प्रे करके यूट्यूब में टाइप कर दीजिए तो उसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि ओरल स्टीरॉयड टैबलेट देना पड़ता है, स्पेशली आपके नाक के अंदर गोश ऐसा पॉलिप कुछ है तो स्टीरॉयड जो है स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन है। तो सपोज कैलकुलेट करने के बाद डॉक्टर को लग रहा है आपको 50 मिलीग्राम डेली लेना है, एक टैबलेट 10 मिलीग्राम का है, तो कैलकुलेट करने के बाद अब उनको लग रहा है कि 50 मिलीग्राम आपको लेना है, तो ये टैबलेट मिल के सुबह में 1 बार ले लेना, दोपहर में नहीं है डोज कुछ भी और नाइट में भी नहीं है। ऐसा 5 दिन चलेगा। 5 दिन के बाद डोज कम करके 40 मिलीग्राम 4 टैबलेट लेना है, सुबह में, दोपहर में कुछ नहीं है, रात में कुछ नहीं है, 5 दिन के लिए। ऐसा डोज कम करते जाएंगे जब तक आप 10 मिलीग्राम पहुंचेंगे। ऐसा भी ले सकते हैं, कभी कभी आपका फिजिशियन जो है बताएंगे कि 50 मिलीग्राम जो है आप दिन में 3 करके डिवाइड करके ले लीजिए खाने के बाद, ऐसा भी आप कर सकते हैं। और खाने के बाद ये लेना मस्ट है, एम्प्टी स्टमक में कभी मत लेना। और खाने के पहले एसिडिटी बढ़ने का चांस है, तो वो प्रिवेंट करने के लिए, वो रोकने के लिए आप एक कोर्स ऑफ प्रोटॉन पंप इनिमिटर जैसे कि ओमेप्रोजोल, पैंटोप्रोजोल लेंगे तो बेहतर है। और ये ओरल स्टीरॉइड्स का बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन, मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बताऊंगा। एक जो है, अगर जो मरीज को ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डायबिटिक पेशेंट है तो उनका शुगर लेवल बढ़ सकता है, पेप्टिक अल्सर एसिडिटी है तो एसिडिटी बढ़ सकता है, आंख में प्रेशर है तो ग्लोकोमा का आंख के प्रेशर बढ़ सकता है, कैटरैक्ट आंख में फॉर्म हो सकता है, बोन्स वीक हो सकता है, ऐसा बहुत सारा है। मैं सिर्फ आपको थोड़ा कॉमन कॉम्प्लिकेशंस बता रहा हूँ। तो ये जब लेने स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके घर के पास जो भी फिजिशियन है उनसे मिलके सिर्फ ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो बेहतर रहेगा। और आपका जो भी उसका मेडिकेशन है वो आपको समझाया जाएगा, आपका फिजिशियन समझाएंगे। तो ये जो भी मैंने कॉम्प्लिकेशन बताया, ये कॉम्प्लिकेशन आप 2-3 महीने 2-3 महीने से ज़्यादा लेंगे तो वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है। यूजुअली ऐसा शॉर्ट कोर्स ऑफ मेडिकेशन में कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होता है। और इसके साथ साथ में आपको एलर्जी बहुत सीवियर है तो एंटीहिस्टामिन एलर्जी का टैबलेट भी लेना पड़ेगा। तो ये हुआ मेडिकल ट्रीटमेंट। अब ये मेडिकल ट्रीटमेंट इतना करने के बाद आपको CT स्कैन निकालना है। CT स्कैन में सब साइनस फुल्ली इन्वॉल्व है तो आपको सर्जरी करना पड़ेगा। सर्जरी जो है, सर्जरी का एम ये है कि जो भी साइनसेस इन्वॉल्व है वो सब साइनस एंडोस्कोप के द्वारा, एंडोस्कोप के द्वारा सब साइनस से सर्जरी करेंगे, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। साइनस सर्जरी करके वो साइनस का फंक्शन दोबारा वापस लेके आना है, फंक्शन वापस लाना है, तो वो हुआ फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। ये है ऑपरेशन का नाम। तो अगर जो ऑपरेशन करना है, कंसर्न ऑपरेशन करना की डिसीजन ले लिया तो पहले आपका एडमिशन होगा। एडमिशन होने के बाद ऑपरेशन हॉस्पिटल का एक कंसर्न पेपर रहेगा, लीगल पेपर, उसमें लिखा होगा कि आपका बीमारी का नाम क्रॉनिक राइनोसाइनसाइटिस, कॉम्प्लिकेशन है तो उसके साथ वो भी लिखा जाएगा।
उसके बाद ऑपरेशन का नाम बाइलैटरल फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, और उसके साथ उसके बाद कॉम्प्लिकेशन, सर्जरी का जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो भी लिखा जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में वो बताऊंगा वो। तो ये सब पढ़ के देखने के बाद आप साइन करना, नाम लिख देना, डेट डाल देना, आपके साथ जो भी डॉक्टर है वो साइन करके डेट डाल देंगे। अब जब ये चलता रहेगा, आपका वो जो स्टाफ नर्स है आपको जितना भी ब्लड टेस्ट चाहिए, थिएटर फिट होके थिएटर लेके जाने के लिए जितना भी ब्लड टेस्ट चाहिए, इन्वेस्टिगेशन चाहिए, वो सब ऑर्डर करिए। वो हुआ प्री एनेस्थीसिया पैनल। जब ये रिजल्ट सब आ जाएगा, ये रिजल्ट के साथ आपको फिजिशियन से मिलना है। फिजिशियन एग्जामिन करके बोलेंगे कि आप सर्जरी के लिए फिट है। उसके बाद आपको एनेस्थेटिस्ट से मिलना है जो आपको बेहोश करेगा सर्जरी के लिए। उनसे मिलेंगे तो वो एग्जामिन करके बताएंगे आप ऑपरेशन के लिए फिट है कि नहीं। इतना हो गया तो प्रिलिमिनरी काम, जो भी शुरुआत का काम है वो सब हो गया। अगर जो दोबारा नेक्स्ट डे आपका ऑपरेशन है तो आज के दिन रात 12 बजे के बाद, डिनर के बाद 12 बजे के बाद कुछ पीना मत, कुछ खाना मत, जब तक आप नेक्स्ट आपका स्टाफ नर्स नहीं तो डॉक्टर बताएंगे। तो समझो नेक्स्ट डे ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन के लिए तकरीबन 3 घंटे से 4 घंटा लगेगा तकरीबन। मैं कम नहीं बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बता रहा हूं। तो ये टाइम जो है आपके रूम से निकल के, नहीं तो वार्ड से निकल के वापस रूम में पहुंचने का टाइम है, सब मिला के 3 to 4 आवर्स कंप्लीटली मिलाएंगे। तो अभी आपको मैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में छोटा ब्रीफ बताऊंगा। कॉम्प्लिकेशंस जो है ऑपरेशन रिलेटेड, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी रिलेटेड, वो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है। जो मेन कॉम्प्लिकेशन मैं आपको बताऊं तो नाक का रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन मेन कॉम्प्लिकेशन है, एटलीस्ट 6 से 7 है। सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि नाक से खून जाना, वो नाक से ब्लीडिंग होना, वो पर ऑपरेशन का टाइम में भी हो सकता है और वार्ड में आने के बाद भी हो सकता है, घर जाने के बाद भी हो सकता है। जो ऑपरेशन थिएटर में होगा तो वो हम मैनेज कर लेंगे। और जब वार्ड में आएंगे तो अगर जो वार्ड में आने के बाद ब्लीडिंग हुआ, नहीं तो घर जाने के बाद ब्लीडिंग हुआ, वो ब्लीडिंग ज्यादा है, खून निकल रहा है ज्यादा है, सिंपल तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको दोबारा ऑपरेशन थिएटर जाके जहां से खून आ रहा है चेक करके वो कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी आंख का रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, आंख में बहुत सारा मसल्स है, तो एक मसल कुछ डैमेज हो गया तो बंदा ये पेशेंट ये कंप्लेन करेंगे कि 2-2 करके दिख रहा है बोल के, तो ऑफ्थेल्मोलॉजी का रेफरेंस दिए जाएंगे, अर्जेंट एक सीटी स्कैन एंड एमआरआई किया जाएगा, तो जैसा है वो ऐसा मैनेज करेंगे। दूसरा कॉम्प्लिकेशन, ऑपरेशन के बाद आंख में बाहर जो है सूजन हो सकता है। तो थोड़ा सा सूजन है तो वो अपने आप 2-3 दिन में कम हो जाएगा। अगर जो ये सूजन बढ़ता जा रहा है और मरीज का कंप्लेन भी, दर्द भी बढ़ता जा रहा है, साथ साथ में आंख जो है बाहर थोड़ा थोड़ा करके पुछ रहा है, बाहर आ रहा है, तो ये थोड़ा डेंजर साइन है। तो इसका मतलब है कि आंख के अंदर ब्लड जमा हो रहा है। ऐसा है तो अर्जेंट सीटी स्कैन करेंगे और जितना भी ट्रीटमेंट चाहिए एट द अर्लीस्ट करेंगे। ऐसा होने से क्या होगा कि आंख का अंदर क्या प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो आई साइट भी जा सकता है, आंख का विजन जो भी वो भी जा सकता है। तो वो है आंख रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। अभी ब्रेन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, ब्रेन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ये है कि एक छोटा सा मैं एक ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो पहले बताऊंगा। वो दिमाग जो है वो कंप्लीटली एक कवरिंग पे है और कवरिंग में फ्लूइड है, वो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये फ्लूइड में ब्रेन वेल प्रोटेक्टेड है। तो कवरिंग जो है वो है मेनिंजस। अगर जो ये फंक्शनल एंडोस्कोपिक सर्जरी करने के टाइम में ये कवरिंग में एक छेद बन गया तो ये फ्लूइड बाहर निकलेगा। तो हम ये छेद छोटा है, फ्लूइड निकल रहा है, तो हम कुछ ऑपरेशन बिना थोड़ा छोटा तरीका से और एडवाइस आपको देके ये ऑपरेशन ये जो भी लीक है वो रोकने के लिए ट्राई करेंगे। अगर जो ये छेद बड़ा है और ये फ्लूइड रुक नहीं रहा है तो अब हम सीटी स्कैन दोबारा करके वो साइड देख के कुछ टेस्ट करने के बाद हम खुद वापस थिएटर में लेके जाके वो जो भी जहां ओपन है वो दोबारा ऑपरेशन करके क्लोज करना पड़ेगा। वो है CSF लीक के ट्रीटमेंट। और जब भी ये कवरिंग, ब्रेन का कवरिंग, मेनिंजस कवरिंग में इन्फेक्शन है तो मेनिंजाइटिस हो सकता है और ब्रेन फीवर भी हो सकता है। और ये
थोड़ा सा छेद से इन्फेक्शन अंदर, साइनस का इन्फेक्शन अंदर स्प्रेड होके ब्रेन में एब्सेस भी, पस भी जमा हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि ये छेद से एक छोटा सा एयर बबल अंदर जा सकता है, खांसी के टाइम में स्पेशली, स्नीजिंग के टाइम में स्पेशली। तो ऐसा जाने के ऐसा हो गया तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में सिवियर हेडेक रहेगा। तो हमें अर्जेंट सीटी स्कैन चाहिए और देखना है कि ये एयर बबल जो है कितना बड़ा है, कितना इफेक्ट ला रहा है ब्रेन पे। और तो छोटा ही है तो मेडिकल मैनेजमेंट बिना ऑपरेशन हम मैनेज कर सकते हैं। अगर जो बड़ा है तो न्यूरोसर्जन को बुला के उस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। ये है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फेस। तो ऑपरेशन के बाद आप जब रूम पहुंचेंगे, नहीं तो वार्ड पहुंचेंगे, नेक्स्ट 4 घंटे तक आपको कुछ पीना मत, कुछ खाना मत। तो इस दौरान आप आईवी फ्लूइड्स जाता रहेगा और जो भी वार्ड में स्टाफ नर्स है वो आके आपका वाइटल साइंस यानी कि ब्लड प्रेशर और पल्स रेट और बाकी जो भी है चेक करेगी, और टेम्परेचर भी चेक करेगी। ये भी चेक करेगी कि खून आ रहा है कि नहीं। डॉक्टर आके और चेक करेगी कि नाक के पीछे से कुछ ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं। ये चलता रहेगा। और 4 घंटे के बाद आपको पहले ठंडा पानी पीना है। तो वो वॉमिटिंग नहीं हुआ तो फ्लूइड उस दिन, ऑपरेशन के दिन आप फ्लूइड्स ले सकते हैं। थोड़ा वॉमिटिंग होने का चांसेस है एनेस्थीसिया के गैस की वजह से। इस दौरान आपको उस दिन 4-5 कंप्लेंट्स रहने का चांस है। चलो देखते हैं क्या क्या कंप्लेंट्स है। एक है आपको हेडेक होने का चांस है। हेडेक जो है डल हेडेक रहेगा, सीवियर हेडेक नहीं रहेगा। और फेशियल पेन हो सकता है और डल फेशियल पेन हो सकता है। साथ साथ में आंख से पानी निकलेगा। इसके सब वजह जो है नाक में, दोनों नाक में नेसल पैक है। ये है इसकी वजह। जब ये नेसल पैक निकाल देंगे तो ये जो भी कंप्लेंट मैंने बताया ये सब रुक जाएगा। साथ साथ में थोड़ा खून निकलने का चांस है। जिस्म टच करके देखेंगे थोड़ा गर्म निकलने का चांस है। पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग भी आने का चांस है। ये सब मैनेज किया जाएगा। और ये नेसल पैक जो भी है वो उसका नेक्स्ट डे निकाल देंगे। नेसल पैक जो है उसका दोबारा दिन नेक्स्ट डे निकाल देंगे। कभी कभी क्या होता है कि कोई हॉस्पिटल जो है पैक 1-2 दिन रखते हैं, 48 आवर्स के लिए रखते हैं। तो एक दिन भी रहेगा तो चलेगा। उनका हॉस्पिटल का प्रिंसिपल डॉक्टर का जो भी प्रोटोकॉल है वो 2 दिन का है, वो भी चलेगा। तो तब तक आपका एंटीबायोटिक भी, आईवी एंटीबायोटिक भी चलता रहेगा और साथ साथ में दर्द कम होने का दवा भी, पेन किलर्स भी चलता रहेगा। तो ये होने के बाद पैक निकल गया तो ज़्यादा देर उसी दिन मेरा पेशेंट को मैं डिस्चार्ज कर देता हूँ, ब्लीडिंग नहीं है तो कभी कभी क्या होता है कि तो पेशेंट खुद पूछते हैं कि 1 दिन रुकेंगे, और कभी कभी डॉक्टर का खुद प्रोटोकॉल रहेगा कि 2 दिन हॉस्पिटल में रहना है। ऐसा है तो भी चलेगा। तो डिस्चार्ज के टाइम में आपको एक फुल कोर्स एंटीबायोटिक मिलेगा 2 से 3 हफ्ते तक, और नाक में और दर्द कम होने का दवा, पेन किलर्स, वो 2 नहीं तो 3 दिन काफ़ी रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और साथ साथ में नाक में डालने के लिए नेसल ड्रॉप्स 5 दिन के लिए बस। और साथ साथ में नाक क्लीन करने के लिए जिस दिन नेसल पैक निकाल रहे हैं उस दिन नेसल वॉश मत करना, उसके अगले दिन से शुरू करो। और ज़्यादा फोर्स करके, स्नीज करके, फोर्स करके मत करना। और नेसल वॉश हो सकता तो 3 बार ज़रूर करना, सबसे कम 2 बार एक दिन में। 3 बार करेंगे तो बेहतर है। और 1 हफ्ते के बाद आपको स्टीरॉयड नेसल स्प्रे स्टार्ट करना है। 1 हफ्ता, ऑपरेशन के 1 हफ्ते के बाद। तो नेसल वॉश और नेसल स्प्रे जो भी है आपको, जब तक आपका जो आपका सर्जन है, ईएनटी सर्जन जो आप पे ऑपरेशन किया है, वो सर्जन जब तक बोलेंगे तब तक आपको लेना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने पहले बताया था स्टीरॉयड ओरल टैबलेट, कभी कभी ये स्टीरॉयड टैबलेट और एक कोर्स ऑपरेशन के बाद ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा। ऐसा है तो वो भी कंटिन्यू करना है। तो आपका नेक्स्ट फर्स्ट विजिट जो है 1 हफ्ते के बाद रहेगा। उसका नेक्स्ट विजिट जो है 6 हफ्ते, ऑपरेशन के बाद 6 हफ्ते के बाद रहेगा। उसके बाद 3 महीने के बाद, पर हर 6 महीने के बाद। तो ये उसके बाद आप रेगुलरली 6 महीने ने तो 1 साल में 1 बार भी आके डॉक्टर से मिलेंगे। तो नाक में एंडोस्कोप करके देखना है कि वापस गोश्त बढ़ नहीं रहा है, पॉलिप वापस रिकर नहीं हो रहा है, नाक ठीक है कि नहीं। आप रेगुलरली वापस विजिट नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम दोबारा आ सकता है। तो रेगुलर विजिट करके जब तक आपका डॉक्टर बताएगा तब तक नेसल वॉश और नेसल स्प्रे रोकना मत। तो ये हुआ क्रॉनिक साइनसाइटिस के बारे में। नमस्ते।